नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल रिपोर्ट कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मरीन ड्राइव इन मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी मुंबई के मरीन ड्राइव पे मौजूद हूँ। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके साथ मेरा अपना खुद का एक बहुत ही गहरा पर्सनल नाता है। आई रियली हैव अ डीप पर्सनल कनेक्ट विद द सिटी ऑफ मुंबई। ये वो जगह है जहाँ दोस्तों जहाँ पर मेरी खुद की पैदाइश हुई थी साल 2003 में, और अपनी ज़िंदगी के पहले 8 साल मैंने मुंबई में ही बिताए थे। इसके अलावा मैं मरीन ड्राइव के ही ऑपोजिट एक घर में रहता था जब मैं इधर यहाँ पे मुंबई में था तब। तो एक तरीके से ये मेरे लिए भी एक घर वापसी की तरह है यहाँ पर मुंबई में। अब दोस्तों, मेरे यहाँ मुंबई में होने का एक बहुत ही बड़ा कारण है महाराष्ट्र 2024 विधानसभा चुनाव। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं 20 नवंबर को महाराष्ट्र के पूरे 288 सीट्स के लिए वोटिंग किया जाएगा और 23 नवंबर को नतीजा हम सबके सामने होंगे। A lot is at stake viewers this time in महाराष्ट्र। यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर है। उसकी एक वजह यह है कि साल 2019 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में बहुत सारे उथल पुथल, कई सारे फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिले हर पार्टी के द्वारा। इसीलिए ये चुनाव यहाँ खास तौर पर जो रीजनल पार्टीज है शिवसेना और एनसीपी, उन दोनों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, बिकॉज इट इज लाइक अ मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर देम। अब से कुछ ही मिनटों में दोस्तों मैं आपको इस चुनाव के रिलेटेड मुद्दों के बारे में बताऊंगा और 2019 के चुनाव के बाद जो फ्लिप फ्लॉप्स हुए थे उन पर भी गहराई से नजर डालूंगा। कैमरा पर्सन विनय जतिसाप्रा। अब अगर हम उन विशेष मुद्दों पर गौर करें दोस्तों जो इस चुनाव के केंद्र बिंदु है, उनमें से एक बहुत ही बड़ा इशू है एग्रेरियन डिस्ट्रेस। जी हाँ, किसानों का एक बहुत ही अहम मुद्दा है यहाँ पर, विशेषकर नासिक जो कि हमारे देश का अनियन बेल्ट है, और विदर्भा रीजन जो कि महाराष्ट्र का कॉटन बेल्ट कहलाया जाता है। वहां पर याद रखिए, बस कुछ ही महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में महायुति को बहुत बुरी मात मिली थी महाराष्ट्र में। इसकी एक वजह ये थी कि इन्हीं एरियाज जो नासिक और विदर्भा रीजन के जो किसान थे वो उनसे बहुत नाराज थे। तो क्या किसानों की नाराजगी अब भी है सरकार, जो महायुति सरकार है, उनके प्रति, या फिर वो उनको मनाने में कामयाब रहे हैं? इसका जवाब हमको मिलेगा 23 नवंबर को। तो ये तो हुई दोस्तों किसानों की बात। और दूसरा जो बहुत ही अहम मुद्दा है इस चुनाव में वो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। जी हाँ दोस्तों, विपक्ष महा विकास आघाड़ी ये दावा कर रही है कि जब से यहाँ पर महायुति की सरकार आई है, महाराष्ट्र से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स जो आने थे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हो या अन्य एरियाज के लिए भी, वो उन्होंने महाराष्ट्र से छीन कर गुजरात को दे दिया है। अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से गुजरात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का गृह राज्य है। इसीलिए एक तरीके से महाराष्ट्र से धोखा हुआ है उनके हिसाब से। क्या ये एक बड़ा इमोशनल इशू जनता के मन में होगा कि नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। अब जो तीसरा बहुत ही अहम मुद्दा है वो है अलायंसेस का। आखिर वो कौन सा अलायंस होगा जिस पर महाराष्ट्र के लोग भरोसा करेंगे? याद रखिए, साल 2019 से लेकर अब तक मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जो है फ्लिप फ्लॉप्स हुए जब अलायंसेस की बारी आई है, एंड बोथ दी अलायंसेस, बी इट महायुति एंड महाविकास आघाड़ी, आर अननेचुरल अलायंसेस। कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक दिन शिवसेना जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी, और बीजेपी ये कभी नहीं सोच सकती थी कि एनसीपी, चाहे वो अजीत पवार के ही क्यों ना हो, जिस पर उन्होंने लाखों करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया था, वो भी उनके साथ हाथ मिलाएंगे, और वो भी तब जब उनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं मिलती। तो दोस्तों, किन अलायंसेस पर जनता यहाँ पर भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। अब फाइनल मुद्दा है आइडियोलॉजी। यस व्यूअर्स, आइडियोलॉजी एक बहुत ही अहम मुद्दा है यहाँ पर। याद रखिए, जब शिवसेना, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी, उनकी एक आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की, लेकिन जब से शिवसेना आपस में टूटी है, जैसे कि एक शिवसेना गुट है और एक उद्धव ठाकरे गुट है, दोनों के बीच में कंपटीशन होगी इस बात को लेकर कि आखिर कौन है हिंदुत्व का असली कस्टोडियन, कौन है हिंदुत्व का असली चैंपियन। तो ये दोस्तों एक विचारधारा की लड़ाई। याद रखिए, शिवसेना का हमेशा एक पोल प्लैंक रहा है और यही नैरेटिव इस चुनाव में भी है। अब आखिरी में दोस्तों मैं यही कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी के बड़े कैंपेन के बावजूद महायुति को बहुत बुरी हार मिली थी महाराष्ट्र में। उन्हें 48 में से केवल 17 सीट्स मिली थी, और बीजेपी का बहुत ही बुरा प्रदर्शन था जब उन्होंने 28 सीट्स कॉन्टेस्ट किए थे, उसमें से सिर्फ 9 सीटें उनको मिली। और जो बहुत ही चौंका देने वाला और भी बड़ा मुद्दा ये था कि कांग्रेस दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर के आई थी, और उन्होंने बीजेपी को विदर्भा बेल्ट में डेसिमेट किया था। ये उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कांग्रेस ने वो करके दिखाया।
क्या इस बार भी वो बाजी मार जाएंगे जब बात कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के डायरेक्ट फाइट्स की आती है? तो ये है दोस्तों वो बड़े मुद्दे जो मेरे हिसाब से इस चुनाव को डिसाइड करेंगे। अब दोस्तों साल 2019 से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे भूचाल आए हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप्स देखे गए हैं हर पार्टी के द्वारा। सबसे पहले साल 2019 के विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना को एक क्लियर मैंडेट मिला था गवर्न करने के लिए, लेकिन पोस्ट पोल डिफरेंसेस और इन फाइटिंग की वजह से शिवसेना लेड बाय उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने विरोधी एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। ये सरकार नवंबर 2019 से लेकर जून 2022 तक चली, लेकिन उसके बाद शिवसेना में ही बहुत इनफाइटिंग हुई, गुटबाजी हुई, और उस वजह से शिवसेना का एक गुट जिसको एकनाथ शिंदे ने लीड किया था, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। फिर अगले ही साल एनसीपी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उनमें भी बहुत गुटबाजी और इनफाइटिंग देखने को मिली थी, और उसी के बाद एनसीपी का एक गुट जो अजीत पवार ने लीड किया था, उन्होंने अपने ही परिवार के साथ ही शरद पवार का साथ छोड़कर एनडीए सरकार जो महायुति सरकार है उसमें उसका वो हिस्सा बन गए थे। यानी कि दोस्तों शरद पवार बहुत कीन होंगे इस बार कि वो अपने ही जो परिवार के जो सदस्य है अजीत पवार, उनसे बदला ले, क्योंकि उन्होंने उनको धोखा दिया था साल 2023 में। अब दोस्तों एक तो हमने सवाल खड़ा ही कर दिया कि शिवसेना और एनसीपी दोनों को लेकर कि उनमें कैसी गुटबाजी हुई थी, लेकिन बीजेपी पर भी बहुत सवालिया निशान है यहाँ पर। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि पिछले ही साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक रैली में एनसीपी को एक नेचुरली करप्ट पार्टी बताया था और कहा था कि उन पर 70,000 करोड़ के घोटालों का आरोप है। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद एनसीपी का गुट जिसको अजीत पवार ने लीड किया था, उन्होंने बीजेपी का साथ लेकर सरकार में अपनी जगह बना ली। तो ये दोस्तों यहाँ पे हर पार्टी एक तरीके से उनके सिद्धांत दिखाने के और है, और जो असलियत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वैसे ही जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब हम यहाँ पर विशेष उन मुद्दों के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो महाराष्ट्र की जनता के दिल में है। कैमरा पर्सन विनय, जतिसा प्राप्त।